देखिए छोटो, आप लोग को आज हम पढ़ा देते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन। लेकिन हिंदी साहित्य काल को कितने भागों में बांटा गया है, या हिंदी साहित्य काल के विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी है। यह क्वेश्चन रहता है आपको 12वीं कक्षा में हिंदी से। तो आज आप लोग इसे पढ़ेंगे कि हिंदी को कितने भागों, हिंदी साहित्य काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भक्ति का। तो भक्ति का यह है, इस समय जितनी रचनाएं रची गई, जितना भी कविता लिखा गया, वह पूरा का पूरा विभोर होकर भक्ति के प्रति समर्पित था। कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, भगवान के प्रति पूरा समर्पित। इसके अनेक सारे कवि हुए, जिसमें कबीर हुए, मीरा भी इसके अंतर्गत ही आती है। मीरा तो साफ स्पष्ट शब्दों में कहती है कि तुम जो तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, और तुम संग रिश्ता तोड़ू तो फिर काके संग जोड़ू। कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, तुम भले ही मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लो, लेकिन मैं आपसे नहीं तोड़ूंगी। और जब मैं आपसे रिश्ता तोड़ लूंगी तो इस संसार में मैं किसके संग अपना रिश्ता रखूंगी। इसलिए भक्ति काल की जितनी रचनाएं हुई वह पूरे के पूरे भक्ति भावना पर आधारित था। सूरदास बोलते हैं कि इस समय एक और कवि थे रैदास, जो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। कि हे प्रभु जी, रउआ चंदन बानी तो हम पानी बानी, और हमने दोनों के मिलन एक दूसरा की प्रतिभा। अतः रउआ अपना से हमरा के कभी दूर मत करे। यह है रैदास, बोलते हैं कि रैदास की रचना भक्ति काल। तो यह भक्ति भावना पर आधारित होती है। अब वीर गाथा काल की जितनी भी रचनाएं रची गई वह सबके सब वीरों का बखान करती, और वीरों के द्वारा ही रचना रची जाती है। इनके रचनाओं में एक अपार, कहने का अर्थ है कि मनोबल होता है। इसके वो कवि आपको चंदरबरदाई की हम एक रचना बताते हैं। क्या था कि चंदरबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार के दरबारी कवि थे। जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैदी बना के अफगानिस्तान ले गया, और सलाखों से उसके दोनों नेत्र फोड़वा डाले, और कहा कि ऐ पृथ्वीराज चौहान, हमने सुना है कि तू शब्द भेदी बाण जानता है, थोड़ा चला के तो दिखाओ। उन्होंने चुनौती दिया हरि दरबार में कि यार, भारत के कवि में हमने सुना है कि कवि के कलम से जिंदगी और मौत का फैसला होता है तुम्हारे कलम में उतनी ताकत चंदरबरदाई कि तू कुछ इतिहास के पन्नों के लिए लिख पाए। जब मोहम्मद गोरी के यह शब्द सुने चंदरबरदाई, तो चंदरबरदाई ने उसी समय लिखा कि इतिहास साक्ष्य रहेगा कि एक ऐसे वीर की वीरता जो दुश्मन के घर में जाकर दुश्मन को मार गिराया। आज हम अपनी कलम से, कहने का अर्थ है कि तुम्हारी मौत लिखते हैं। यह चंदरबरदाई ने कहा। इस बात को लेकर आपको बोलते हैं मोहम्मद गोरी लगा ठहाका लगाने कि यार, यह कवि पागल हो गया है, मेरे घर में आकर मुझे कहता है कि हम तुम्हारी मौत लिखते हैं, जिसकी गर्दन मेरे तलवार के धार पर है, जब चाहे तब इस दोनों की गर्दन काट सकते हैं। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की तरफ देखा और कहा कि पृथ्वीराज चौहान, तू राजपूत है,
और राजपूत को अपना जान से प्यारा अपनी शान होती है। मेरे शब्द सुन, आज तक तुम्हारे निशाना नहीं चुके हैं और आज भी तुम्हारे निशाना नहीं चुकना चाहिए। वह स्पष्ट शब्दों में कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण और ताए ऊपर सुल्तान बैठा, निशाना साध पृथ्वी मत चुक चौहान। यह पृथ्वीराज चौहान 4 बांस 24 गज के दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठ रहा है, जो ठहाके लगा रहा है मेरे ऊपर और तुम्हारे ऊपर, ठीक मेरे अंगूठा के सामने। उसकी दूरी भी हम बता दिए, तुम्हारा निशाना नहीं चुकना चाहिए। जो तीर तू दूसरे तरफ मार रहा है वह तीर मोहम्मद गोरी की तरफ मार। पृथ्वीराज चौहान का ऐसा शब्द सुनना था। उन्होंने अपने कहने का अर्थ है कि धनुष से आपको तीर को छोड़ा और वह तीर जाकर पृथ्वीराज चौहान का तीर जाकर मोहम्मद गोरी के गले में रखा और उसे बोलने का भी नौबत नहीं दिया। इसी समय पृथ्वीराजों में वह स्पष्ट लिखे हैं कि वीरों की वीरता न्यारा है और जो दुश्मन के घर जाकर, दुश्मन के घर में जाकर जिन्होंने दुश्मन को मारा है, वीरों की वीरता न्यारा है। और जिसने दुश्मन के घर जाकर दुश्मन को मारा है, लाज रखे हमारे भारत की पहचान की। और ऐसे वीरों में एक वीर थे पृथ्वीराज चौहान। आज हम वीरता पृथ्वीराज चौहान का करते हैं। तो चंद्रवरदाई वीरगाथा काल के कवि थे। वीरगाथा काल के समय जितनी भी रचनाएं रची गई वह सब के सब वीरों के ऊपर रची गई। 1857 के समय भी अपने यहाँ बहुत सारे कवियों ने बहुत सारे शब्द कहे थे। बाबू वीर कुंवर सिंह के ऊपर एक बोलते हैं कि बहुत बड़ी बोली निकाली गई थी कि धन है भोजपुर और धन है भोजपुरिया पानी, जहां 80 बरस के उम्र में भी आवेला भैया जवानी। कि धन है बिहार की वह भूमि जहां पर 80 बरस के उम्र में भी आपको बाबू वीर कुंवर सिंह एक जवान की तरह छलांग लगा रहे थे। तो वीरगाथा काल में जितनी रचनाएं रची गई वह सब के सब वीरों के ऊपर हुआ करती थी। रीतिकाल का भी संबंध अगर देखा जाए तो इस समय रीतिकाल को सिंहारस के तहत शामिल किया गया है। इस समय जितनी रचनाएं रची गई आपको बोलते हैं कि नायक और नायिकाओं के एक प्रेम प्रसंग को, सौंदर्य का वर्णन करते हुए कुछ ऐसी रचनाएं होती है जिनका लिखनी मिल जाता है कि कब लिखा गया है, किस तरह से है। लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं होती है जिसका अटूट संबंध होता है किसी न किसी क्षेत्र से। जैसे हम लोग बिहार के हैं, अब बिहार में भी बहुत ऐसी रचनाएं भोजपुरी हैं जिनका लिखा गया कब, इसके बारे में काफ़ी विद्वानों का मतभेद है। हम एक रीतिकाल की एक रचना अपनी मातृभूमि, अपनी कहने का अर्थ है कि क्षेत्रीय भाषा में उल्लेख कर देते हैं भोजपुरी में। जिस समय कि क्या है कि रीतिकाल की जितनी भी रचनाएं रची गई वह सिंहार के ऊपर आधारित था। इसमें सिंहार का उल्लेख किया गया है। जैसे आपको बोलते हैं कि इसमें नायक और नायिका, तो नायिका जो एक स्त्री है और उसका पति अपने पति की सुंदरता का वर्णन करती है और लिखती है कि मोरे पिया जी के घुंघराले केसिया समरैत आवे लारे अंगनवा। मोरे पिया जी के घुटन शोभे धोतिया सुहरैत आवी लारे अंगनवा। मोरे पिया जी के सामरे रंग सुरतिया साले लाहो करे जवा। ये देखिए, ये हमारी बिहार की एक बहुत पुरानी भोजपुरी रचना जो सिंहार रस में अपनी प्रधानता बताती है कि नायिका कहती कि मेरे जो पति हैं उनके घुंघराले केस है और उसको संवारते हुए वह घर आते हैं। मेरे पिया जी के घुटने शोभित होती है, उनके पैर जो कमर है उनमें धोती शोभ रहा है, जो सुहरैत आवे लारे अंगनवा। मोरे पिया जी के सामरी सुरतिया साले लारे
करे जवाब। कहने का अर्थ इनका सांवली सूरत है, वह कहने का अर्थ मेरे मन को, कहने का अर्थ दर्शाने का अर्थ मेरे मन में एक अजीब सी हलचल उत्पन्न कर रही है। तो बोलते हैं कि इस समय जितनी रचनाएं रची गई थी वह सबके सब छोटू सिंहार रस पर ही आधारित था। दूसरी रचना अगर हम कहते हैं तो बहुत दिन पहले बिहार की एक भोजपुरी फिल्म बनी थी लागी नाही छूटे रामा। उसमें आपको बोलते हैं कि चित्रगुप्त महाराज उसके संगीत लिखे हुए हैं और उसको भारत के मशहूर गायक और गायिका उसे गा रहे हैं बड़े सुनहरे शब्दों में, कि उसमें भी एक सिंहार इसकी प्रधानता हमको देखने को मिलती है कि नायिका अपनी सहेलियों से कह रही है कि मेरा विवाह बिहार में हुआ है, और उस समय शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कम थी अपने यहाँ, तो बिहार में हुआ है तो सबके पति पढ़े लिखे मिले हैं, लेकिन मेरे पति क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। तो वह शब्द क्या कहते हैं कि सखिया सहेलिया पिया अलवेला बनवारी हो हमारा के बलमा गंवा। कि सबका पति पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा पति क्या है, अनपढ़ है, गंवार है। फिर भी वो अपने मन को तसल्ली देती है, कुछ व्यंगपूर्ण शब्द लिखती है, उसमें भी सिंहारों का ही उल्लेख किया है कि जामुन जैसन रंग पिया के ऊपर लाल लिबाज। कि मेरे पिया है ना, मेरे पति हैं, उनका रंग काला है और ऊपर लाल लिबाज, ताए ऊपर पान चबावे, हंसे ननद और सास बनवारी हो हमारा के बलमा गंवार। कि मेरे जो पति हैं वह कहने का अर्थ है गंवार है और अपने रंग रूप का बखान करते हैं कि यह रीति काल की विशेषताएं थी जिसमें सिंहारों पर सिंहार, रीति काल को सिंहार रस कहते हैं, और जितनी भी रचनाएं रची गई नायक और नायिका के सौंदर्य के ऊपर रचा गया। अब आधुनिक काल, तो आधुनिक काल के अंतर्गत जितने भी कवि हैं उनके कविताओं में आपको तुक का अभाव होता है। अभी के समय सुमित्रा नंदन पंत कह सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, रामगिरीश गिरीपुरी, ये लोग हैं ना, इनकी अधिकांश रचनाएं आधुनिक काल पर ही आधारित है, इनमें तुक नहीं होते।